रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, मजबूत रिश्ते और अच्छे रिश्ते खुदा की जानिब से एक नेमत होता है और ज़िंदगी का सरमाया होते हैं। कुछ रिश्ते हमें कुदरत की जानिब से मिलते हैं, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई, और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जैसे कि दोस्त, मियाँ बीवी। इन रिश्तों की बुनियाद जो है प्यार, मोहब्बत, एहसास, कुर्बानी पर मुश्तमिल होती है, और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए तो रिश्ते टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं। और आज का हमारा मौजू भी यही है। रिश्तों के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट निमरा आराई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखना है तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। राव, आपने बिल्कुल सही कहा, ये रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। और वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो होते हैं जो इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी कदर अक्सर इंसान इनके खो जाने के बाद ही करता है। बिल्कुल, ये रिश्ते ही होते हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं और हमारे हसीन लम्हात को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन रिश्तों की कदर नहीं करते और इन खूबसूरत से, अनमोल से रिश्तों में मिठास के बजाय करवाहट पैदा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इन रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हमारी जो पहली शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, हर दिल अजीज शख्सियत हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, कारोबारी समाजी शख्सियत हैं, CEO सेविंग होम, इकबाल एडवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इकबाल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। और आपके साथ मौजूद हैं चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन परवेज इकबाल आराई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। राव साहब आप सुनाएं, ठीक हैं? करम वालेकुम। और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है माहिर फल्कियात फवाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत थैंक खुशामदीद। यू वेरी मच। और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे इस प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इकबाल साहब, आपसे मैं सवालात का आगाज़ करना चाहूँगा। क्या वजह है कि आजकल हमारे रिश्तों में वो खुलूस नहीं रहा जो कि पुराने ज़माने में रहा देखा जाता था? इसकी क्या वजूहात हैं, क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, आज का दौर काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम भी है कि हम 25 साल 30 साल पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं कि 30 साल पहले ये था, 40 साल पहले ये थे, मेरे माँ बाप इस तरह रहते थे, मेरी माँ इस तरह थी तो मेरी वाइफ भी मेरी माँ की तरह हो, मेरी दादी की तरह हो। लेकिन आज का दौर इतना एडवांस हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, हर आदमी, हर लड़का या लड़की इतना दुनिया से जुड़ गए हैं। फिर ऐसा नहीं था, आज इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, मोबाइल के ज़रिए लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन वही है। हर किसी की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और ख़ुद उस पर पूरा नहीं उतरते। बिल्कुल ऐसा तो ही है। वजूहत यही है कि जो वक्त है उस वक्त के साथ हम चल नहीं पा रहे और हमारी डिमांड दूसरे से ऐसी होती है कि वो सब कुछ करे, मैं कुछ नहीं करूं। तो ये वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। और जो आप कह रहे थे शादी ब्याह के हवाले से, जी हाँ। तलाक के हवाले से, उसका रीज़न भी यही है कि आज की लड़कियों की तालीम पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी तालीम नहीं थी। आज हम हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ें, मेरी बेटी पढ़े, मेरा बेटा पढ़े। और जब आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा देते हो, इतनी तालीम दे देते हो, तो फिर उनसे एक्सपेक्ट ऐसे ही करते हो कि वो 30 साल 40 साल पहले जो वो बाप जो जैसा था उसका बेटा ऐसा हो। वो पॉसिबल नहीं है। रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाता है और उस वजह से ज़्यादा, यानी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है रिश्तों में। आज के दौर में हमको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज के माहौल को। अब आपको मैं एग्जांपल देता रहूं कि जैसे आप शादियां होती हैं, पहले से मुकाबले में डिवोर्स बढ़ती जा रही जी हाँ, है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि हर आदमी आज़ादी चाहता है कि वक्त इतना चेंज हो गया है कि वो सोच नहीं रही कि हर चीज़ एक साथ होती रहे। हाँ, एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आज की जो डिवोर्स की वजूहत है उसमें तो पाकिस्तान के जो हालात के हिसाब से फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि अब मोबाइल के ज़रिए लोगों की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई है जो हर कोई पूरा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी घर में झगड़े हो रहे हैं। बाकी माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, खासकर लड़कियों के माँ हो गई या लड़के की माँ हो गई, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं रिश्ते।
फिर अगर हाँ एक चीज़ अगर हो सकती है जो आज कि हस्बैंड वाइफ का मोबाइल चेक नहीं कर सकता, अगर ये कानून बन जाए और वाइफ हस्बैंड का मोबाइल चेक नहीं फिर कोई करे, तलाक नहीं तो होगी। मुझे लगता है 30-40% तलाक़ें कम हो जाएंगी। बिल्कुल Yes. ऐसा ही है। ये कानून बनना चाहिए और काफ़ी दुनिया में काफ़ी बना हुआ है। तो आज के दौर के हिसाब से अगर आपस में भी ये अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हम एक दूसरे का मोबाइल नहीं चेक करेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी झगड़े कम हो जाए। लेकिन हमारी आदत है हम चेक करेंगे, और कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता आज की तारीख में। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक कर रही है और हस्बैंड वाइफ का मोबाइल चेक कर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका रिश्ता कायम रह सके। बहुत ही तो खूबसूरत। इन रियलिटी को समझ लेना चाहिए, और इसके साथ अगर आप निभाना चाहते हो तो पहले आपस में एक कंप्रोमाइज़ कर लें कि हम एक दूसरे का मोबाइल नहीं देखेंगे। और अगर एक दूसरे का आप मोबाइल चेक करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता सेफ रह सके। अच्छा इकबाल साहब, मुझे लगता है मोबाइल चेक करने की नौबत भी तब आती है जब उनके बीच में कोई शक व शुबात होते हैं। अगर उन्हें कुछ लग रहा होता है कि शायद मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं दे रहा, बाहर किसी दूसरे को ज़्यादा वक्त दे रहा है, या घर आके भी मोबाइल में ज़्यादा लगा हुआ है, तब ऐसी शक पैदा होते हैं। दोनों साइडों से, सिर्फ हस्बैंड का नहीं है, वाइफ का भी प्रॉब्लम वाइफ है, का ये भी दोनों अक्सर का यही प्रॉब्लम होता है। और ये आ ही जाता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हो जाता है। कभी ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं कि कोई ऐसी कॉल आ गई तो आप साथ बैठे हुए हैं तो आपको डाउट बनता जाता है। डाउट तो बनेगा, लेकिन उसका एक ही हल है कि आप ये क्या है कि कहने वाली बात है कि भाई हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, ऐसी पॉसिबल नहीं है। ये इंसान की फितरत है, डाउट होगा। इसका हल हमको हल निकालना है। एक दूसरे से वो डिमांड करें जो वो पूरी नहीं कर सकता। तुम मुझे पे भरोसा करो, मैं तुम पे भरोसा करूंगा, पॉसिबल नहीं है। छोड़े उन बातों को, पहले मोबाइल तो कर लें, एक दूसरे का चेक कर। ये भी एक ट्रस्ट है ना, मैं आपका मोबाइल चेक नहीं करूँ, आप मेरा नहीं करो, ये भी ट्रस्ट है। इसको पहले, सबसे पहले तो ये कानून, बल्कि ये गवर्नमेंट का काम है, स्ट्रिक्टली कानून कर दें कि भाई ये चेक नहीं करेंगे एक दूसरे के मोबाइल। मतलब प्राइवेसी हस्बैंड वाइफ में भी होनी चाहिए। हाँ 100% इसके ये मतलब मैं तो ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अवामिल है आज के, यानी डिवोर्स के जो सबसे ज़्यादा हैं। फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत हैं यहाँ पर। बाकी टाइम देना ज़रूरी है। आप हमारे यहाँ तो देखें ना, रात के 4-4 बजे तक लोग घूम रहे होते हैं, तो सबके घर बार ही होते हैं ना, घर के बाहर ही होते हैं। तो मकसद कहना है कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फेस करनी पड़ेगी। और उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ माँ बाप का बहुत ज़्यादा किरदार है। माँ बाप भी इस तरह की बातें करते हैं अपने बच्चों से जिसके ऊपर इनके मियाँ बीवियों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मोबाइल वाला मैंने कहा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ऐसी है, लेकिन उसमें मिलजुल के करना चाहिए, क्योंकि आज का दौर इतना एडवांस हो गया है, हर किसी की ख्वाहिशात बढ़ गई है। आज जो भी है पूरी दुनिया से कनेक्ट। आप भले पाकिस्तान में बैठे हो, आप अमेरिका में अपने सब दोस्तों से कनेक्ट हैं, आप लंदन में अपने हर दोस्तों से कनेक्ट है। तो अब वो कल्चर, वो माहौल सब आपने एडॉप्ट कर लिया है, तो उसके साथ आपको जीना है, तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो आपको मैंने कहा, ये 3-4 चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा, नहीं तो परसेंटेज और बढ़ती जाएगी डिवोर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। परवेज़ इकबाल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। वही वाली बात कि पहले ज़माने में अगर कोई लड़की नाराज़ हो के कोई किसी की बीवी घर बैठती थी तो उसको समझाया जाता था, उसके माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा अपना घर जाके बसा। लेकिन आज के दौर में देखते हैं कि माँ बाप खुद कहते हैं कि बेटा आजा हम तुझे पाल लेंगे। क्या ये वजह भी है तलाकों की शरह में बढ़ने की? जी बिल्कुल सही कह रही हैं, इस तरह भी है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से बात कर दूँ रिश्तों के हवाले से, क्योंकि अल शरीफ फाउंडेशन का एक शुबा मैरिज ब्यूरो भी है। माशाल्लाह। मैं मैरिज कंसल्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 600 के करीब शादियाँ हम करवा चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 98% हमारा रिजल्ट है, 98%। उसकी वजह यह है कि इकबाल साहब ने जैसे बात की, रफली बात की उन्होंने, और हकीकत में ऐसे ही होता है। मामला एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे पे शक व शुबात आ जाते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम कुछ चेंज है। हमने प्रॉपर एक परफॉर्मा रखा हुआ है। लड़की वालों को अलग बुलाया जाता है, उसकी प्रॉपर डिमांड चेक की जाती हैं, फिर लड़के वालों को अलग बुला के उसकी डिमांड चेक की जाती हैं। इवन मैं तो फैमिली को भी विजिट करता हूँ, दोनों फैमिली का माहौल देखते हैं, लड़का क्या करता है, उसकी हॉबी उसकी कैसी हैं। तो उसके बाद परफॉर्मा जो हमारा होता है उसमें हर ख़ानदान है, चाहे मेल है फीमेल है, उनकी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं कि कितनी ओवर हैं, क्योंकि हर, जैसे उन्होंने कहा इकबाल साहब ने, हर बंदा खुद उस पर पूरा उतरने की कोशिश नहीं करता, दूसरे से ज़्यादा तवक्कुआत लगा के बैठा हुआ है। पहले तो उसका ब्रेन वॉश करते हैं, भाई थोड़ा सा आप उसको नॉर्मल वे पे आ पाएँ, नॉर्मल वे पे आते हैं। उसके बाद आजकल हर बंदे का एक मसलक है इस्लाम के हवाले से। ऐसे तो हम मुसलमान हैं, कोई शुबत देवबंद पे चल रहा है, कोई अहले सुन्नत पे चल रहा है, कोई अहले हदीस पे चल रहा है, तो हम किसी पे कोई बात नहीं करते, और सब मुसलमान हैं। लेकिन जब तक आदमी का माइंड नहीं बनता, उसका माइंड मैच नहीं किया जाता, उसका गुजारा जो है बहुत मुश्किल होता है। खाली बच्चों का नहीं, वालिदैन का भी
बहुत मामला है जी। बच्चे वाले अहले सुन्नत बरेलवी हैं और वालिद अहले हदीस है, कतन उनका मामला नहीं चल सकता। ये पता नहीं ओवरऑल क्यों नहीं चल सकता, लेकिन फ़ौरन तलाक़ें। तो ये हर चीज़ को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जो उसका मसलक है, जो बच्चे की एजुकेशन है, अगर बच्चा डॉक्टर है तो उसको बेटी भी डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर ही चाहिए। अगर लड़की डॉक्टर है तो उसका ओवरऑल बाहर रिश्ता नहीं कर सकते, करेंगे तो इकबाल साहब वाली बात है, शुक्र शबात रात को ड्यूटी पे तो जाना ही जाना ना, शुक्र शबात पैदा आएंगे। तो इसमें बहुत से एंगल्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर का ही मैच देते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर का ही मैच देते हैं। जो चाहता है कि मुझे जॉब करने वाली लड़की चाहिए, उसे जॉब वाली ही लड़की देनी है। जो कहता है घर के काम वाली चाहिए, हमें बीवी नहीं चाहिए, मासी चाहिए, तो उसको मासी की कोशिश करते हैं। कोई कहे कि हमें बीवी नहीं चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं ऐसे, लेकिन वो एटीएम कार्ड भी उनको मिलता है। लेकिन उस सूरत में भी हमारे पास ऐसे प्रपोजल आते हैं, वो अल्लाह ना करे बच्चियाँ माजूर होती हैं, तो उनके वालिदैन मजबूर हैं, उनको भी केयर के लिए एक बंदा चाहिए ना, तो वाकई उनके पास एटीएम होता है, वो सपोर्ट करते हैं माली तौर पर लड़के। जबरदस्त। हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, इस वक्त देख रहे हैं, उनको एटीएम कार्ड वाली चाहिए, कोई ऐसी हो तो बताइए। मतलब कोई भी आप हमें बुलवाएं, इंशाल्लाह मिल जाएगी, मसला नहीं। तो बाकी ओवरऑल शादी को थोड़ा सा से फवाद भाई कह रहे सबको चाहिए। फवाद भाई आपकी वाइफ भी देख रही है प्रोग्राम, सोच लें आप। मैंने बोला ये तो सब में आप भी आते हैं फवाद भाई? ये तो सबकी ख्वाहिश है, ऐसी आपकी है दिल की ख्वाहिश? ये बताएं साहब, शादी के लिए हौसला चाहिए। आप अपना बताएं, मैंने नहीं कहा। शादी के लिए हौसला चाहिए। बात ख्वाहिश तो है, लेकिन फिर आपको उस पर पूरा भी उतरना पड़ेगा। वो बन के रह पाओगे आप? बिल्कुल। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको चाहिए बहुत कुछ, फिर डिलीवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये जो कहा था लड़कों को एटीएम वाली चाहिए, लड़कियां भी तो एक्सपेक्ट कर सकती है, हमें भी ऐसा चाहिए जो एटीएम कार्ड हो। ऐसा ही है। बिल्कुल, लड़कियों को तो ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, क्योंकि लड़की ने काम तो नहीं करना ना, उसने तो शादियों को जाना है। बिल्कुल। लड़की की ख्वाहिश तो आसानी से पूरी हो जाती है। ठीक है, आजकल वैसे मुश्किल हो गया जो हमारे नहीं, कोई दौर मुश्किल चल नहीं। मुश्किल को आसान कर इस लेते हैं। प्रोग्राम मुफ्ती की साहब की तरफ जानिब से- चलते हैं। मुफ्ती साहब, मर्द को एक से ज्यादा शादियों की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या ये इंसान की फितरत है? क्या कहना चाहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। आयत करीमा जो आपके सामने पढ़ी है सूरह निसा की आयत नंबर 3 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि तुम निकाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगे, 2-2, 3-3, 4-4। अब इस आयत करीमा के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो मुतलक है, इसके अंदर कोई कैद नहीं लगाई गई। और लफ्ज़ तौबा जो सीगा है ये वाहिद मुज़क्कर का है, और इसमें मर्दों से खिताब हो रहा है कि मर्दों को जो अच्छी लगे 2, 3, 4। और अगर तुम्हें कोई खौफ हो कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो उसके आगे हुक्म यह है कि फ़वाहिदतन, बस एक ही करनी है। और तारीख़ इस्लाम में अगर आप उठाकर देख लीजिए, सहाबा इकराम, ताबीन, तब ताबीन, अम्बिया इकराम, उनकी मुतअद्दद शादियाँ और मुतअद्दद ज़ौजात हुआ करती थी। और इसके अंदर इसको किसी भी किस्म की ऐब वाली बात नहीं समझनी चाहिए, बल्कि जब कुरान ने इजाज़त दी है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, तो मर्द जो है इस इजाज़त को इंसाफ के हुदूद पर पूरा उतरते हुए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। और ये ईमान का तकाजा भी है। अगर एक से ज़्यादा शादियाँ होंगी तो इंसान का ईमान कामिल रहेगा, और वो इधर उधर देखने की बजाय उसको पता होगा कि मेरे अपने निकाह के अंदर, मेरे अपने मातहत मेरी अपनी मनकूहा हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं। लेकिन इसके अंदर इस बात का ज़रूरी ख्याल रखना है कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है, यानी अखराजात को बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। हम एक तरफा देखकर फैसला नहीं कर सकते कि बंदा कहे कि मुझे इजाज़त है 4 की और एक करके दूसरी कर ली और उनके अखराजात पूरे ना करे। अखराजात को पूरा करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर बंदा कोई भी इंसान दूसरी शादी करना चाहे तो शरीयत के अंदर क्या पहली बीवी से इजाज़त लेना लाजमी है? शरीयत के हवाले से मुझे बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। देखें कि आपने क्योंकि शरई तौर पर पूछा है, मैं भी कुरान और हदीस के मुताबिक बताऊंगा। कुरान के अंदर मुतलक आया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि तुम निकाह कर लो, 2 से भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, यहाँ पर कैद नहीं है। अच्छा, मुतलक जब बात होती है तो मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है और मुक़य्यद अपनी कैद के साथ होता है। तो अगर तारीख़ इस्लाम उठाकर देखो तो कहीं पर ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ पर यह हुक्म दिया गया हो कि बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। मतलब इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, मर्द हाकिम है, मर्द कर सकता है। लेकिन इसके अंदर बेहतर और अकमल तरीका यह है कि उसकी नॉलेज में ये बात ले आएँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि बाद में तो बात सामने आनी ही आनी है और हो सकता है दोनों ने साथ भी रहना हो, तो पहले से उनके माइंड
माइंड में डाल देंगे, नॉलेज में डाल देंगे, तो पहले से तैयार हो जाएंगी कि मेरी एक सौकन आने वाली है और मैंने उसके साथ उसको बर्दाश्त भी करना है, उसको बहन बना के रखना है। लेकिन हमारे मुआशरे में तो ऐसा होता है कि जब कोई दूसरी शादी कर लेता है तो उसको बहुत अजीब नजरों से देखा जाता है, बल्कि पहली बीवी तो सर पे कफन बांध लेती है। देखिए रोज़ साहब, बहुत अच्छी बात आपने कर दी। हमारे मुस्लिम आइली कानून को अगर देखें, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को अगर देखें और 1962 के जो कवानीन बनाए गए उनको देखें, तो बड़ी अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो एक मुआशरे के अंदर एक निज़ाम चल रहा है, जो कोई दूसरी कर लेगा उसको मायूब नज़रों से देखा जाएगा, और अगर बेचारा करने की कोशिश करेगा तो उसको गिराने की कोशिश की जाएगी। इस पाकिस्तान के अंदर दूसरी बीवी को तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन गर्लफ्रेंड बर्दाश्त कर लेते हैं। 4 गर्लफ्रेंड हो तो बड़ी एक एजाज की बात समझी जाती है जी, जो कि कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। अब इस दौर के अंदर देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस बात का भी तकाजा है कि देखिए बहुत सारी बेवाएं इंतजार में बैठी हैं और बहुत सारी बेटियां घरों में कंवारी बैठी हैं, और हम इस जिद में बैठे हुए हैं कि हमने तो दूसरी के तौर पर करनी नहीं है शादी। अब इस्लाम और कुरान को अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें यही दर्स मिलता है कि घर पे वालिदैन के घर बैठने से, कंवारे बैठने से बेहतर है कि कोई अगर अच्छा रिश्ता आ जाता है तो उसकी दूसरी बीवी बन जाए, उसकी तीसरी बीवी बन जाए, उसकी चौथी बीवी बन जाए। इसमें कोई आर नहीं है। अंबिया इकराम ने शादियां की हैं, सहाबियात ने शादियां की हैं, ऐसे ऐसे असहाब से कि जिनकी पहले से 2-2 3-3 थी। तो हमारी खवातीन इस बात को भी ऐब समझते हैं कि जी मैं सौकन बन के क्यों जाऊं, या मैं दूसरी बन के क्यों जाऊं, या मैं तीसरी बन के क्यों जाऊं। ये हमारा अलमिया है, इस बात पर अमल करने की बहुत अशद जरूरत है। अच्छा, हमारे पीसीआर वाले भाई एक सवाल पूछ रहे हैं, कहने लगे कि दूसरी शादी करनी हो तो क्या लाजमी है कि यतीम से ही करें या बेवा से ही करें या कुंवारी से भी कर सकते हैं? देखें, शादी तो वैसे ही करनी है, हुक्म यह है कि करनी है, लेकिन अगर अब प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करके किसी बेवा से निकाह कर लिया जाए तो उसका सवाब ज्यादा मिलेगा। और अगर किसी यतीम को ले आएंगे, उसके अखराजात बर्दाश्त करेंगे नेकी की सूरत में, तो निकाह जैसी अजीम सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा, और इसके साथ साथ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा, किसी की मदद भी हो जाएगी। अच्छा, फवाद भाई मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तलाकों के बारे में। तो इकबाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जो बढ़ती हुई तलाकें हो रही है, तो इसके पीछे क्या हमारा मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है? कोई किरदार अदा कर रही है मीडिया? देखिए, आजकल जिस तरह के आप देखें मीडिया के हवाले से, मैं मूवीज़ और ड्रामे के वगैरह खेलूँगा, और ख़ास करके पाकिस्तान में जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं और इंडिया के जो स्टार प्लस पे जो ड्रामे आते थे और आ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि देवर भाभी से लग जाता है और डिवोर्स हो जाती है, तालाक शादी कर लेते हैं, वो उससे कर लेता है, ससुर बहू के चक्कर में पड़ जाता है। अब इस तरह के ड्रामे बनते हैं तो सोच चेंज होती जाती है और कंटिन्यू रोज़ चलते रहते हैं, और आपका बच्चा बचपन से ही बचपन से यही इसी तरह के ड्रामे देख रहे हैं तो उनकी सोच इसी तरह की बनेगी। मैंने आपसे यही कहा था कि हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, कि हम लोग अपने बच्चों को सिखाते क्या हैं, दिखाते क्या हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस तरह से हम लोग, फिर इस तरह के ड्रामे बनते क्यों हैं पाकिस्तान में, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि कमर्शियल दौर हो गया है, हर किसी को मनी मेकर सोसाइटी है, पैसे बनाते लोगों को पसंद किया है, उस तरह के ड्रामे बना देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे और इंडियन ड्रामों की वजह से भी हमारा फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो गया। काफ़ी ड्रामे आप देखें जिसमें जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो उस तरह का अगर ड्रामा आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं तो, और वो बचपन से 20 साल से यही देख रहा है और 20 साल उसकी शादी होती है, तो उसकी तो सोच उसी तरह बनी होगी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने बच्चों को जो दिया है हम उसी को आज काट रहे हैं, लेकिन ये तो सिलसिला अगर बंद नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होंगे। दूसरी एक भी और भी वजह है, हम अपने बच्चे को लंदन में पढ़ाएंगे, यूके में पढ़ाएंगे, जिसकी जैसी हैसियत है, बड़े बड़े स्कूलों बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाएंगे, और फिर बाद में उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी पसंद से शादी करें। ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा देंगे, फिर उसका रिजल्ट तो यही आएगा ना। हमारे साथ प्रॉब्लम एक दूसरा ये है कि 60 साल का आदमी 18 साल और 20 साल के लोगों का फैसला करता है। ये समझ से बाहर है। एक मोबाइल हमको पूरा चलाने नहीं आता, एक 60 साल के आदमी को, वो मदद लेता है 18 साल और 20 साल के लड़के की, और जब फैसले करने पे आता है तो वो अड़ जाता है कि मेरी बात मानो। तो मकसद कहने का ये, वो लोग फैसला 60 साल वाला फैसला 18 साल के बच्चों का करता है, जो उसको पता ही नहीं है कि आज की दुनिया कहाँ जा रही है, उसकी सोच क्या है, उसने 18-20 साल तक सीखा क्या है, और उसको ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें सौंपेंगे, नहीं मेरी बिरादरी में करें, यहाँ करें। हम आज का दौर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है उसको पता ही नहीं है। आज तो माँ बाप ये ख्वाहिश कर लेना
कि मेरा लड़का लड़की से शादी करे, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हम तो यहाँ सोचते नहीं, आज क्या हाल है दुनिया का कि माँ बाप की सोच ये है कि मेरा लड़का लड़की से शादी कर ले, अल्लाह का करम है। क्या और बात? हमारे यहाँ क्या हाल है, नहीं इस बिरादरी में शादी होगी, इस बिरादरी में शादी होगी। बहुत गहरी बात बोल तो हम लोग अगर देखें तो कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई है। उस दुनिया से आपका बच्चा जुड़ गया है, मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए उस दुनिया से जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ माँ बाप की क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं इस बिरादरी में शादी नहीं होगी, तेरी अच्छा इसमें इकबाल होगी। साहब, एक मसला और भी देखा जा रहा है कि बड़ों के जहन में एक बात और आती है कि लोग क्या कहेंगे। ये भी एक वजह है शादियों में रुकावट का कि हम इस बरादरी में नहीं करेंगे, अगर कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा इसकी पहले से एक शादी हुई भी, अगर इसने कर ली तो लोग क्या कहेंगे, ये फैक्टर भी है। नहीं वो एज फैक्टर है ना, जनरेशन इतना बड़ा गैप हो गया। आप ये जो आखिरी जो 20 साल 15-20 साल गुजरे हैं, जो वो इतना एडवांस दौर हो गया है कि कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि दुनिया पूरी चेंज हो गई है। बटन पे पूरी स्विच पे काम हो गया है। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी आ गई है, सिर्फ अमेरिका और यूरोप के अंदर 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल और दुनिया क्या से क्या सोच रही है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हैं, नहीं ये सुन्नी है, ये वहाबी है, और इससे हम लोग निकल नहीं पा रहे। तो हमको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों से बात कम करते हैं। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने बच्चों को बिठाते हैं, आधा घंटा बात करते हैं और सोचते हैं कि आधा घंटा हमने टाइम दिया। हत्ता कि होता क्या है कि हम 20 मिनट खुद बोलते हैं, 10 मिनट वो बोलता है, तो हमने 10 मिनट टाइम दी। अपने बच्चों से बात कम करते हैं। अपने बच्चों का ब्रेन ही नहीं समझ पा रहे, वो चाहता क्या है वो या वो चाहती क्या है। अपनी बातें थोपते हैं, जिसकी वजह से डिवोर्स की एक वजह ये भी है। और फिर थोड़े दिनों में आपको पता चलता है कि उसका लड़का वहाँ चला गया, लड़की यहाँ चली गई और डिवोर्स। और अगर यही तरीका रहा और आज की रियलिटी को हमने तस्लीम नहीं किया तो हमारे पास डिवोर्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सर जाएगी। यही वजह है कि आप मेरी बहुत पसंदीदा शख्सियत है, क्योंकि जब बोलते हैं आप सच बोलते हैं और खरा बोलते हैं। थैंक यू। अच्छा राव, जैसे उन्होंने बात किया कि वालिदैन जो अपने बच्चों को वक्त देते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन आजकल हम ये भी तो देख रहे हैं कि बच्चे भी बड़े नहीं होते, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। पहली फुर्सत में अगर बच्चे रो रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, और फिर देने के बाद वालिदैन ये भूल जाते हैं कि हम चेक तो करें हमारा बच्चा देख क्या रहा है। अब वालिदैन अपनी जिंदगी में इतने मसरूफियत, आपको पता है जैसे हालात चल रहे हैं, बाप जो है वो कमाने की दौर में लगा हुआ है कि भाई किसी तरीके से अखराजात पूरे करे बढ़ती महंगाई में, माँ जो है वो घर के बाकी मामला संभालने में लगी हुई है, तो वो ये भूल जाती है कि हमें अपनी बच्चों पे भी तवज्जो देनी है। फिर बच्चे क्या से क्या चीजें देख रहे होते हैं, आपको पता है यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, फेसबुक पे हर चीज अवेलेबल है, तो वो जैसे जैसे कंटेंट देखते रहते हैं ना, वालिदैन के इल्म में तो होता नहीं है कि भाई हमारा बच्चा देख क्या रहा है। फिर वही सोच उनकी जहन में ऐसी बैठ जाती है कि बड़े होकर वो उसी पे अमल करने लग जाते हैं, और शायद इसी वजह से आई थिंक कि वो लोग गलत कदम अक्सर उठा लेते हैं। नहीं ना, आप कौन से माँ बाप की बात कर रहे हो? मैंने नहीं देखा ऐसे माँ बाप जो अपने काम में मसरूफ है। माँ बाप भी मोबाइल में ही मसरूफ है। हाँ, ये आप है। कहीं भी चले जाए, किसी भी घर में चला जाए, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, माँ बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आपस में बात नहीं कर रहे होते, सब मोबाइल सबके में हाथ लगे में मोबाइल हैं। होते तो हैं। मतलब कहने का ये है कि जो नशा मेरे को चढ़ा हुआ है, मैं वो नशा अपने बच्चे से कैसे लूटूंगा? अच्छा इकबाल साहब, तो जो चीज मैं नहीं कर पा रहा वो मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कैसे करूंगा? अब रहा मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज की तालीम भी पूरी मोबाइल के जरिए मोबाइल में आ गई बिल्कुल है। जिस सही, किस्म की आपको एजुकेशन चाहिए वही मिलेगी, आपकी तालीम सब इधर आ गई है। अच्छा, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ लाइन पे, माजरा चाहता हूँ कदर कलामी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ, सना अली। जी ठीक है, किन से सवाल करना है आपको? मुझे फवाद साहब से सवाल करना फवाद है। साहब से सवाल करना है जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और टाइम ऑफ बर्थ। मुझे सेंचुरी के ऊपर पूछना है। ठीक है, पूछ सकती हूँ? जी हाँ बोलिए। मैं उनका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ और सेंचुरी की बात वो करते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि अर्थ एलिमेंट में 8, 5 और 2 नंबर्स ना हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 और 5 में है, तो क्या मैं कर सकती हूँ, तो किस तरह बैलेंस कर सकती हूँ? ठीक है जी फवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने बहुत ही करीबी दोस्त नदीम कुरैशी, उनके बड़े भाई का जो ऑपरेशन हुआ है, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है वो सेहत याबी नसीब फरमाए। और आमीन। जितने भी बीमार हैं, घरों में हैं चाहे अस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों को शिफाए आजिला मुस्तबरा नसीब फरमाए और जल्द से जल्द नसीब फरमाए। आमीन। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, पहले जो कॉलर आई थी मैम इज़ा जो हैं, जी उनके चार्ट के विद रिस्पेक्ट उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका ना मून एफेक्टेड है,
मून एफ्लिक्शन की वजह से, मून जो है ना हमारे अंदर की दुनिया है, और जब मून एफ्लिक्टेड होता है तो बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी जल्दी जो है ना उसको हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप जो है हिजरुल कमर एक स्टोन होता है, वो जिसे हम अंग्रेजी में मून स्टोन कहते हैं, वो आप वेयर कर सकती हैं। उसके अलावा आप पर्ल स्टोन जो है वो भी वेयर कर सकती हैं मंडे को सुबह फजर की नमाज के बाद। इसके अलावा आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो है आपका मरकरी जो है वो अभी आपके प्लैनेटरी ट्रांसक्रिप्ट में है, और मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है, और 24 अगस्त से वो डायरेक्ट होगा 15 सितंबर को। तो रेट्रोग्रेशन के पीरियड में आपको स्किन एलर्जी भी होगी, और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं पहले भी प्रोग्राम्स में इस चीज़ को एलैबोरेट कर चुका हूं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और वेडनेसडे का उसका सदका जो है वो हरी दाल का आप जो है दोपहर को 4 से 6 के बीच में शाम के टाइम पे आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड कॉलर हैं जो सना अली हैं, उन्होंने फेंग शुई की बात की। फेंग शुई देखें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, और फेंग शुई का मतलब है हवा और पानी। ये 5 एलिमेंट्स की बात करता है, जैसे कि हमारी लाइफ में वो ये बोलते हैं एलिमेंट्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। आप ही की डेट ऑफ बर्थ से एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है। लेट्स से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें एयर अर्थ एलिमेंट होता है, मेटल एलिमेंट होता है, फिर इसी तरह अर्थ एलिमेंट होता है, वुड है और फायर है। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस होगा तो आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। अब जैसे कॉलर जो सना अली हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 और 5 जो है वो मिस है, तो ये अर्थ एलिमेंट है 8, 5 एंड 2, ये अर्थ एलिमेंट है। इससे अब आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, जिसका 8 नंबर नहीं होता डेट ऑफ बर्थ में, वो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो लैंड से उसको नहीं बनानी चाहिए, कंस्ट्रक्ट नहीं करवाना चाहिए, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होम लेना चाहिए। इसके साथ साथ 5 नंबर मिस होता है तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो घर के सेंटर में येलो कलर कीजिए और ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए, ज़्यादा अच्छा है आपका। और अर्थ से जो है जुड़िए और गार्डनिंग कीजिए। दैट्स ऑल। बहुत ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आता हूँ कि जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि दूसरी या तीसरी शादी हो जाती है, तो बहुत अक्सर ख़ानदानों में देखा गया है कि घर वाले या ससुराल वाले फिर बाद में प्रेशराइज करते हैं कि जो आपने बाद में शादी की है इसको तलाक दे दें। तो इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए कोई वईद है, कुछ कहा गया है कि जो ज़बरदस्ती तलाक़ें करवाते हैं? देखें, बिल्कुल वईद है। पहले तो देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो तलाक वाला मामला है, हालांकि जायज़ कामों में से ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत वाला काम है और मैं नापसंद करता हूँ इस बात को। और इसके अंदर जितने भी ज़रिए बनते हैं, हालांकि कुरान ने, इस्लाम ने यह फरमाया कि अगर 2 दिल या 2 घर टूटने का खतरा हो तो हर बंदे को चाहिए कि वो सालिस का किरदार अदा करे। हर बंदे को चाहिए कि सुलह को लेकर जाए और बैठें और बैठकर उनके घर को बर्बाद होने से बचाएं। इस तरीके से अगर किसी की बेटी आ गई है आपकी बेटी की बहन बनकर या सौगन बनकर, तो उसको बर्दाश्त करें। अगर आप उसको प्रेशराइज करा के तलाक दिलवाएंगे तो इस कबीह काम के अंदर आप भी बराबर के शरीक होंगे। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया ना कि मिराज की रात में हुजूर जब गए मुलाकात के लिए तो अम्मा आयशा को फरमाया कि आयशा आज जो भी पूछती हो पूछो। तो उन्होंने अर्ज किया कि अगर मैं अपने अब्बा जान से मशवरा करके ना आ जाऊं, तो जाके पूछा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से। आपने फरमाया कि जाकर पूछो कि या रसूल अल्लाह जन्नत में जाने के लिए क्या है, वो आपके जो राज की बातें हुई हैं उनमें से कोई बात बताएं। तो मेरे आका ने फरमाया कि आयशा जो राज की बातें हुई थी ना रब से, रब ने फरमाया था कि जब कोई बंदा टूटे हुए 2 दिलों को जोड़ता है तो अर्श के रब उसे जन्नत में दाखिल फरमाता है। इस बात पे खुश हुए मेरे आका ने फरमाया कि आयशा अगली बात यह है कि जो 2 घरों को या 2 मिले हुए दिलों को तोड़ता है तो फरमाया वो जहन्नम में भी जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ब्रेक पे जाना है। मुख्तसर जवाब दीजिएगा। ये मुझे बताइएगा कि एक ही वक्त में दी गई 3 तलाक़ें, क्या 3 तलाक़ें वाक़या होगी या एक होगी? आपका ताल्लुक़ फ़िक़्ह हनफ़ी बरेलवी से है तो उसी हवाले से मुझे बताएं। और अगर एक तलाक दे दी जाए तो दोबारा रुजू करने की क्या सूरत होती है, और अगर 3 तलाक वाक़या हो जाए तो हलाला किस तरह से होता है? बस ये 3 सवाल हैं, इंशाल्लाह 3 मिनट में इसको कवर करते हैं। साहब के लिए सुभान अल्लाह। हाँ, पहली बात तो यह है कि आपने फरमाया कि रुजू का क्या तरीका है। रुजू के लिए 28वां पारा, उसके अंदर बाकायदा सूरत तलाक है।
और उसके अंदर आयत नंबर 2 में है फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ामसिकुहुन्ना बिमारूफ। पहले तो ये बात याद रखें कि रुजू के लिए तलाक रजी और तलाक बाइन में रुजू हो सकता है। जब मुग़ल्लज़ा यानी कि तीनों तलाक़ें आपने दे दी हैं तो अब रुजू का हक नहीं है। आप जब रुजू करने के लिए बैठेंगे तो इसके लिए कुरान की आयत मैंने पढ़ दी, और इसके अलावा फतावा शामी इसकी जेल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 504 है, और इसके अलावा फतावा हिंदिया जेल्द 1 सफ़ा नंबर 470 है, रद्द मुख्तार जेल्द 3 सफ़ा नंबर 230 है, और किताब का नाम है दुर्र मुख्तार, इसकी जेल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 393 पे है, और अल मबसूत जेल्द 6 सफ़ा नंबर 65 पे ये बात लिखी गई है कि आप जो है 2 गवाहों को लेंगे। गवाहों को लेकर पहले तो आपने ये देखना है कि आप अगर उसको रखना चाहते हैं, रुजू करना चाहते हैं, तो लोगों को कहे जी मैंने जो तलाक दी थी मैं उससे रुजू करता हूं, इनको दोबारा अपने पास रखता हूं और आइंदा मैं कभी भी इस तरह की हरकत ना करने का वादा करता हूं। ये तो हो गया रुजू का तरीकाकार। उसके बाद अगली बात आ गई हलाले की। याद रखें कि हलाला जो है अहले सुन्नत वल जमात पर एक ऐसा इन्होंने धब्बा लगा दिया है हमारे नाम पर कि ये इनके यहाँ जायज है। पहले तो ये याद रखें, मेरे आका की हदीस से पाक है, कुरान की आयत सुने पहले, सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 230 है, फ़इन तल्लका फला तहिल्लु लहु मिन बाद। अच्छा, यहाँ पर यह फरमाया कि अगर शोहर ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी हैं तो अब ये अपने उस शोहर के पास जा नहीं सकती। शर्त यह है कि हत्ता तन किया ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि उसकी शादी कहीं और हो जाए और इत्तिफाकन वो बंदा उसको छोड़ दे या वो मर जाए, इत्तिफाकन। अगली बात याद रखें, हुजूर की हदीस से पाक है, हुजूर ने फरमाया वान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लानल्लाहुल मुहल्लिलु वल मुहल्ललु लहु। अच्छा, ये इंटरनेशनल हवाले हैं, कोई देखना चाहे तो दे सकते हैं। किताब का नाम है इब्ने माजा, इसकी हदीस नंबर है 1935, और इसी तरह निसाई शरीफ किताब का नाम है किताब निकाह, हदीस नंबर है 3445, और इसी तरह एक और किताब है इसका नाम है अबू दाऊद, इसका इंटरनेशनल हवाला है 2077, और इसी तरह एक और किताब है तिरमिज़ी, इसका इंटरनेशनल हवाला है 11019, और इसके अलावा एक और किताब है अपना ज़ादुल माद, और इसके अलावा अपना मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक जेल्द 6 सफ़ा नंबर 165 की ये हदीस पाक है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने लानत की है हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है। क्यों किया है, वजह क्या है? हलाला किसके लिए किया जा रहा है? उसके साबका शोहर के लिए। और हलाला करने वाला वो होता है जो मुकमुका कर लेते हैं, जो एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो वक्त का तयन कर लेते हैं। और इसके लिए मुस्नद अहमद और अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है सुन लीजिए। मुस्नद अहमद जेल्द 1 सफ़ा नंबर 449 है, और किताब का नाम है ज़ादुल माद, जेल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 6 पे लिखा गया है कि अगर मुकमुका किया जाए, तय कर लिया जाए, एग्रीमेंट कर लिया जाए, वक्त का तावन कर लिया जाए, जी आप कुछ नहीं कहेंगे आधे घंटे का निकाह है या 1 दिन का निकाह है, इसके लिखा गया है कि ऐसा निकाह अहनाफ के नजदीक, बरेलवियों के नजदीक बातिल है, नाजायज है, हराम है। इस तरह का निकाह दुरुस्त ही नहीं है। और एक और किताब है अल मुगनी, इसकी जेल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 49 और 55 पे इस बात को बड़ी वजाहत के साथ लिखा गया है कि निकाह दुरुस्त हो सकता है जबकि इरादतन ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि आज तो हमने कारोबार बना लिया है, हलाला सेंटर बन गए हैं। तो इसके लिए कि जब निकाह सही हो, निकाह मुता भी ना हो, निकाह मुवक्कत भी ना हो, तो ऐसा निकाह दुरुस्त है। इत्तिफाक के तौर पर वो बंदा उसको छोड़ दे तो ये साबका शोहर के पास इद्दत गुजारने के बाद जा सकती है। यानी कि प्लानिंग से जो लोग करते हैं, हलाला की नियत से जो शादी करते हैं, उससे हलाला नहीं होगा। बिल्कुल। और एक बात रह गई आपने जो कि सवाल के बाद आधा मिनट, उसमें आपने ये फरमाया कि भैया के वक्त 3 तलाक है। तो सूरतुल बकरा के आयत नंबर 229 और 30 पढ़े तो आपको ये मसला बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा। कुरान ने कहा कि तलाक देने का क्या तरीका है। जमाना जाहिलियत के अंदर लोग क्या करते थे कि सैकड़ों तलाकें दे देते थे, फिर उनके अंदर रुजू करके यानी कि औरतों को पाबंद बना के रखते थे, उनको अपना गुलाम बना के रखते थे। अब उस वक्त तक ये तलाक का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अब जब हुक्म नाजिल हुआ तो इसमें मैं थोड़ा सा एक हवाला दे देता हूँ। एक किताब का नाम है जामे ले अहकामिल कुरान लिल कुर्तबी, इसकी जेल्द नंबर 18 सफ़ा 156, और इसका तफसीर कशाफ जेल्द 4 सफ़ा नंबर 109 है। और आखिरी हवाला ये है कि तफसीर सुनन कुबरा, इसकी जेल्द 1 सफ़ा 333 पे लिखा गया है कि वो जो औरतों पर जुल्म करते थे ना, हुजूर ने आकर बताया कि खबरदार आज के बाद कोई जुल्म नहीं करेगा खवातीन पर। तलाक देने की अपने हद बयान कर दिया। तलाक मर्रतान, 1 तलाक है, 2 तलाक हैं, फिर उसके बाद तीसरी तलाक देना है। अगर किसी ने नाअहली की बिना पर 3 तलाकें दे दी हैं, अगरचे उसने काम बहुत गलत किया है, लेकिन 3 तलाकें वाक़या हो जाएंगी, तलाक वाक़या हो जाएगी, एक ही टाइम में 3 तलाक। जी मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत ही मुफीद इस्लामी मालूमात से आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन कौसर ने, जो कि होस्ट है वॉइस ऑफ कैनेडा की भी। अस्सलाम वालेकुम कौसर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और इस प्रोग्राम मैं देख रही थी जिस तरह का ये टॉपिक चल रहा है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है तलाक को खेल बना लिया है। यहाँ तक कि पहले तो मैं जाऊंगी शादी को खेल बना लिया है। रिश्तों की अहमियत पे बात हुई है, बहुत बेहतरीन बात आपने की। पैसों का दौर है, ये पैसे हैं तो आपके रिश्ते मजबूत है, पैसा नहीं है तो रिश्ते मजबूत नहीं है। वो रिश्तों पे हम तो रिश्तेदारों की बात करते हैं, तो सगे भाई बहनों में जिनके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है तो लोग उनको छोड़ देते, भाई बहन उनको नहीं पूछते। तो यहाँ पे बीवी मियाँ ये तो रिश्ते, आप बात की बात है, बेटा माँ को नहीं पूछता, भाई बहन को नहीं पूछता। तलाक वगैरह के मामला बहुत सेंसिटिव इश्यू, मुझे बहुत देख के समझ में आ रहा था कि इस पे बात होनी चाहिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि सफाकी बहुत है रिश्तों में, जी सही है, बेहिसी बहुत है। अगर पैसा नहीं है किसी भाई के पास, बहन के पास, तो उससे मिलने को भी ये लोग तरजीह नहीं देते कि नहीं वो गरीब है तो उसके घर जाके क्या करेंगे, हमें मिलेगा भी नहीं वापस। तो सफाकी बहुत है, बेहिसी बहुत है। जी जी। अच्छा कौसर, आपका भी मीडिया से ताल्लुक रहा है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत स्ट्रगल किया। देखने वालों को मैं कहना चाहूंगी कि देखें, मीडिया एक ऐसी दुनिया है कि आप ये चाहते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी मत पड़ें, वो गलत है। स्ट्रगल करके आए, मेहनत करें। मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट किया, मैंने न्यूज़ 1 TV 1 से मेरा स्टार्ट हुआ था और मैं बहुत जीरो से चली हूँ, लेकिन मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने हर चीज को चैलेंज का एक्सेप्ट किया है। आजकल लड़के आते हैं तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल फौरन वो स्क्रीन पर आ जाएं या जंप करके आगे बढ़े, तो वो बिल्कुल जो चीज जल्दी मिलेगी वो पायदार नहीं होगी, और जो चीज आराम से स्ट्रगल करके आपको मिलेगी वो पायदार होगी। हर चीज में मेहनत है। तो मेरी मीडिया की जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी रही, इसलिए कि मुझे सपोर्टिव लोग मिले। मैंने खुद भी मेहनत को प्रिपेयर किया, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मुझे फौरन आगे मैं बढ़ जाऊं, नहीं, मैंने स्ट्रगल किए, मैंने काम किया। देखने वाली लड़कियों को भी, स्पेशली लड़कियों को मैं कहूंगी कि जल्दी के चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल, आप अपने प्रोफेशन से आप बिल्कुल लॉयल रहें और शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। आप अपनी चीजों को जो है ना, अपने आप को बिल्कुल फेयर होकर चलें और कभी भी गलत की तरफ मत जाएं। देखिए मीडिया, आपने जब वर्ड ही यूज कर दिया, हम खुद ज़ाहिर चैनल में बैठे, तो यहाँ दो रास्ते हैं, अच्छा भी और बुरा भी है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको दुनिया गलत ही की तरफ लेके जाएगी, मगर आपकी तरबियत बताएगी कि आप कितने हो और आप कितने गलत हो, क्योंकि मीडिया में बहुत जल्दी छोटी सी चीज भी वायरल हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि आप बैक स्टेज काम कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप गलत हो या सही हो, बट आपको तो खुद को तो पता है कि आप गलत तरीके से आगे बढ़े हो या आप गलत सपोर्ट लेकर आगे बढ़े हो या आप गलत कर रहे हो आगे जाके। तो जाहिर सी बात है वो चीज आपके किरदार पे जब बात आ जाए और आपके कैरेक्टर पे बात आ जाए, वहां पे भी आपका फ्यूचर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, बेहतरीन। फवाद साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं? ये जो हमारा आज का टॉपिक है रिश्तों का, इस हवाले से आपके सितारे क्या कहते हैं? देखें, माशाल्लाह अडवाणी साहब ने बड़ा डोमेस्टिक इश्यूज पे बड़ा डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस दे दिए। बिल्कुल, बहन ने भी बात की, भाई ने भी बात की। प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि जनवरी 2022 जब से स्टार्ट हुआ है, आप गूगल करें और रेशो देख लें कि जो है तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसमें ब्रेक जो आएगा वो इस साल अक्टूबर के एंड में आना शुरू हो जाएगा। जब ट्रांजिट हो जाएंगे प्लैनेट्स के, कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो है ना वो चेंज होंगी, टर्न अराउंड होंगी, तो हालात में बहुत तेज़ी से फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और आजकल जो है वो वीनस रेट्रोग्रेड पे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, वो 4 सितंबर को डायरेक्ट होगा। तब तक बहुत एहतियात करनी चाहिए घरेलू मामलात में और शादी के मामलात में। किसको एहतियात करनी चाहिए? मुझे तमाम लोगों को, तमाम लोगों को, खवातीन शोहरों को एहतियात करनी चाहिए, घर में बच के रहें। खवातीन को स्पेशली इसलिए कि फीमेल प्लैनेट है, वीनस उल्टा चल रहा है, ठीक है, तो मर्दों को औरतों प्लैनेट भी उल्टा चल रहा है। प्लैनेट में भी जो है मेल और फीमेल कैटेगरी। इनकी शादियां होती हैं आपस में? नहीं, इनमें शादियां नहीं होती। शुक्र है राव, शादियां नहीं होती, तलाकें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में बेशुमार आयतों में बेशुमार जगहों पे आया है। और मरकरी रेट्रोग्रेड है तो वो स्पीच और आपकी जितनी भी डील्स होती हैं, जो भी पेपर वर्क होता है, ठीक है, और वो रेट्रोग्रेड है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो 15 सितंबर को डायरेक्ट होगा, तब तक उसके लिए भी आपको रेमेडी कर लेनी चाहिए। बुध के दिन आपको 4 से 6 के दरमियान
हरी दाल का सदका आप दे दें तो आपके लिए बेटर। ठीक, सही। बेहतरीन। परवेज़ इकबाल साहब, आपकी जानिब आता हूँ, कुछ हमें आप अपनी अलशरी जो फाउंडेशन है उसके हवाले से बताएं, और अगर कोई बेचारा गरीब परेशान शादी करना चाह रहा हो तो किस तरह से आपसे रब्ता करें, क्योंकि 500-600 शादियाँ आप करवा चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली अलशरीफ फाउंडेशन का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। अरसा दराज से अलशरीफ फाउंडेशन काम कर रहा है और ज़िंदगी के 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। माशाल्लाह। उसमें ये हमारे पास शोबा अलशरीफ मैरिज ब्यूरो भी है। मैं मैरिज ब्यूरो कंसल्ट हूँ, तो तकरीबन 600-650 के करीब शादियाँ करवाएंगे और ऑन दी रिकॉर्ड है हमारे पास सारा, यानी कि ज़ुबानी बात नहीं है, तमाम शादियों का रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन वजह है कि इसमें काम करने के लिए, शादी करने के लिए थोड़ी सी एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझ के चलें। फिर आजकल मसले के हवाले से, एज के हवाले से, माहौल के हवाले से, एरियाज़ के हवाले से और हाइट के हवाले से, इसमें बहुत से इशू होते हैं, उनको सबको मद्देनज़र रख के काम करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ सारी चीज़ों को देख के आप काम करते हैं तो मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। बाकी ओवरऑल जैसे अभी आज भी हमारे मेडिकल कैंप मलीर में स्टार्ट हैं, चल रहे हैं, इसलिए इसके अलावा मतलब वीकली हमारे 3 मेडिकल कैंप हर एरियाज़ में हो रहे होते हैं। कोई एरियाज़ जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे एरियाज़ में कोई मेडिकल के हवाले से सहूलत मिल जाए, वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उनको कैंप दे देंगे। मैरिज ब्यूरो के हवाले से कोई शादी के लिए प्रॉब्लम है किसी को, वो हमसे रब्ता करे। बल्कि हम तो शादी नहीं करवाते, बल्कि इसके साथ साथ बहुत से बच्चों को जहेज़ का भी हम इंतजाम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और साथ खाने में के देखने हवाले वाले से। नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि अलशरीफ फाउंडेशन का जो बैंक अकाउंट है वो नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इस कार्य खैर में परवेज़ इकबाल भाई के साथ मिलकर काम करें तो आप बैंक अकाउंट पे आप इमदाद कर सकते हैं। एक आखिरी मिनट है इकबाल साहब, एक आपसे पैगाम लेना है, दूसरी शादी के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है। एक रियलिटी है, इसको तस्लीम कर लें। हम बातें बहुत कर सकते हैं, 4 शादी इस्लाम में जायज़ है, नो, सही बात है ये, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वो सोच नहीं बनी, वो कल्चर नहीं है दूसरी तीसरी शादी का। हमारे बच्चे, अगर आपने शादी कर ली दूसरी, तो आपके बच्चे को स्कूल में ताने भी मिलेंगे, आप उसके लिए भी तैयार रहें। आपका बच्चे की बचपन से उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हमारी यहाँ कल्चर ऐसा नहीं है, ना बच्चों को हमने इस तरह की सोच बना पाए हैं कि दूसरी शादी करें, तीसरी शादी करें। यहाँ पर इतना इजी नहीं है, यानी जो भी करें सोच समझ के करें। हम जो भी मौलवी साहब हैं, जो भी हजरात हैं इस्लाम की तरफ, उनकी अपनी जगह पे बात सही है, लेकिन मैंने ये ज़्यादा तक नोट किया है कि वो भी एक तरफा बात करते हैं। मर्दों के राइट बता देते हैं, औरतों के राइट कभी बता नहीं पाते कि मर्दों को चार्ज करनी चाहिए, ये करना चाहिए। अगर औरतों के राइट बताएं तो पता चल जाए कि हम लोग अपना घर किस तरह चलते हैं। एक औरत से आप बगैर, अगर वो आपके घर में खाना नहीं पकाए और मुझे वो कहे कि बाहर से मुझे खाना लाओ, तो मर्द पाबंद है उसको बाहर से लाने का। बिल्कुल। औरत कहे कि मैं आपके माँ बाप की खिदमत नहीं करूँगी, तो वो हक पे है, आप अपने माँ बाप की उससे खिदमत नहीं करा सकती। औरत बोले कि मुझे घर का कोई काम नहीं करना, मैं बच्चों की परवरिश नहीं करूँगी, आप खुद करें, यहाँ तक पावर है औरत को। हमारे यहाँ दिया जाता है ये पावर। हमारे यहाँ तो एक ही बात की जाती है, तीसरी शादी, चौथी शादी, दूसरी शादी। 1 लाख रुपए के अंदर घर नहीं चलता आज के दौर में। दूसरी शादी वो आदमी बातें करता है जो 50,000 नहीं कमा रहा। तो मकसद कहने का ये, हर वक्त दूसरी तीसरी शादी की अगर बात की जाती है तो इस्लाम पूरा बताया जाए, औरतों के हुकूक भी बताए जाए, सिर्फ मर्दों के नहीं बताए। और जब आपको औरतों के हुकूक बताए जाएंगे ना, तो मुझे लगता है 90% तो ये सोचना है, 90% लोग सोचना ही छोड़ देंगे। दूसरी शादी हुकूक दो तो दोनों तरफ दो ना, मर्द अपना हक मांग रहा है, औरत को दो। बहुत खूबसूरत बात की। आप तमाम मेहमानाने गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं और हमारे फेसबुक जो पेज है रोशन पाकिस्तान, उस पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अगले इतवार तक के लिए मुझे निमरा राई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोशन पाकिस्तान।